नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज मैं यह लाया हूँ कक्षा 12 के विषय व्यापारिक संगठन के निर्यात व्यापार यानी निर्यात व्यापार की क्रियाविधि। निर्यात व्यापार जब किया जाता है यानी कि तो उसके अंतर्गत क्या क्रियाविधि अपनाई जाती है, पूरा प्रोसेस क्या है, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, वो आज मैं यहाँ लेकर आया हूँ। निर्यात व्यापार क्या है ये आप भली भांति जानते ही होंगे। जब मान लीजिए भारत से कोई वस्तु विदेश को बेची जा रही है तो वो निर्यात व्यापार कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु भेजना, दूसरे देश में भेजना या बेचना निर्यात व्यापार कहलाता है। और जब हम दूसरे देश से कोई वस्तु मंगाते हैं खरीद कर तो वो आयात व्यापार कहलाता है। तो आज का जो चैप्टर है इसमें दो क्रियाविधि हैं, एक निर्यात व्यापार की क्रियाविधि है, एक आयात व्यापार की क्रियाविधि है। आज जो मैं यहाँ टॉपिक लाया हूँ वो निर्यात व्यापार की क्रियाविधि का है। अगले वीडियो जब मैं लाऊंगा तो वो आयात व्यापार की क्रियाविधि का होगा। ये दोनों ही चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से एक विधि कोई ना कोई सी आती है, कभी कभी निर्यात व्यापार की आती है तो कभी आयात व्यापार की ही आती है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आयात की आएगी या निर्यात की आएगी, क्योंकि दोनों ही बराबर की इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन दोनों को ही याद करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो आइए लेकर चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। क्या है? निर्यात व्यापार की क्रियाविधि यानी प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। निर्यात व्यापार के सौदे की गतिविधि। तो याद रखिए, निर्यात व्यापार, मान लीजिए हम भारत में हैं, ठीक है, हम भारत में हैं और हमें विदेश को कोई अपना माल भेजना है तो ये प्रोसीजर कैसे चालू होता है, आइए चलते हैं देखते हैं। क्या है? ये सारी हेडिंग्स मैंने लिखी हैं, पूरे आदेश प्राप्ति से लेके मूल्य के भुगतान तक, उसके बीच में जो भी प्रक्रिया है वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो सबसे पहले है इंडेंट अथवा विदेशी ऑर्डर की प्राप्ति। ये किसी भी व्यापार की एक शुरुआत होती है। जब तक आदेश प्राप्त नहीं होगा या आदेश किसी को दिया नहीं जाएगा तब तक व्यापार की शुरुआत होगी ही नहीं। तो निर्यात व्यापार के अंतर्गत जो या तो इंडेंट प्राप्त होगा या हमारे प्रतिनिधि को, या हमें डायरेक्ट आदेश प्राप्त होगा। तो उस आदेश जब हमें प्राप्त होगा तो यहाँ से हमारे निर्यात व्यापार की क्रियाविधि स्टार्ट हो जाती है। जब हमें इंडेंट या विदेशी ऑर्डर प्राप्त होता है तो उसके बारे में माल के संबंध में सारे के सारे दिशा निर्देश भी दिए होते हैं और ये भी लिखा होता है कि माल कैसे, कब, कहाँ, सब टोटल प्रोसीजर इंडेंट में लिखा होता है। तो इसलिए हम जो भी कार्य अपना बढ़ाते हैं आगे को निर्यात व्यापार के अंतर्गत, वो इंडेंट में लिखी हुई बातें और इंडेंट में लिखी हुई शर्तों के आधार पर ही आगे बढ़ाते हैं। इंडेंट प्राप्त हो चुका है, अब करते हैं आगे निर्यात व्यापार के प्रोसीजर। इंडेंट प्राप्त होने के बाद उसमें विभिन्न शर्तें होती हैं, ये मैंने बताया है। आते हैं, अब हमें व्यवस्था करनी है कि हमें माल विदेश भेजना है तो उसके लिए दूसरा हेडिंग आया है निर्यात आज्ञा पत्र प्राप्त करना। अब निर्यात करने के लिए निर्यात आज्ञा पत्र प्राप्त करना होता है। इसके लिए एक प्रार्थना पत्र निर्यात नियंत्रक वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार को देना होता है। तो उसके आधार पर जब हम प्रार्थना पत्र देते हैं तो हमें आगे प्रोसेस बढ़ता है, हमें निर्यात का आज्ञा पत्र मिलता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिस पर निर्यात का आज्ञा पत्र लेना अनिवार्य होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर हमें निर्यात का आज्ञा पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका हम निर्यात कर ही नहीं सकते। तो उसके आधार पर निर्यात नीति का विश्लेषण करके वाणिज्य मंत्रालय हमें निर्यात नीति का विश्लेषण कर लेना चाहिए और इसके आधार पर वाणिज्य मंत्रालय हमें निर्यात का आज्ञा पत्र प्रदान करता है। ठीक है, तो निर्यात आज्ञा पत्र प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं? माल का एकत्रीकरण करना चालू कर देते हैं। माल का एकत्रीकरण का मतलब है जो इंडेंट में यानी जो हमें आदेश प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हमें माल को एकत्रित करना होता है। यदि माल स्वयं हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम दूसरे व्यापारियों से या दूसरे संस्थाओं से उसी प्रकार का माल एकत्रित करने की कोशिश करते हैं ताकि उस इंडेंट में दी गई शर्तों का माल के अनुरूप पालन किया जा सके। तो जब व्यापारी क्या करता है, अब माल एकत्रित करना पड़ता है क्योंकि ये माल उसको विदेश भेजना है। फिर उसके बाद है माल का पैकिंग व चिन्ह लगाना। यदि माल के पैकिंग के संबंध में
यदि माल के पैकिंग के संबंध में इंडेंट में कोई विशेष निर्देश दिया गया है तो उन निर्देशों का पालन किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में माल के हिसाब से, जिस तरह का माल है उसके हिसाब से उसकी पैकिंग की जाती है। इंडेंट में उस माल पर जो पैकिंग की जाती है उस पर चिन्ह भी बताए जाते हैं। चिन्ह किस पर डाले जाएं? चिन्ह का मतलब होता है कि जब माल वहाँ उसके देश में पहुँच जाए तो जब वो वहाँ पड़ा हो तो यहाँ पे माल उतरता है तो वो उस कम से कम उस चिन्ह की सहायता से उस माल को पहचान सके। ऐसा नहीं कि हमारा कौन सा है, चिन्ह दिख जाता है तो उस चिन्ह से ज़्यादा विवरण देखने की जरूरत नहीं होती, उससे माल को पहचाना जा सकता है। तो इसमें चिन्ह में इंडेंट में दिशा निर्देश दिए होते हैं, उसके आधार पर उस माल पर चिन्ह डाल दिया जाता है ताकि ये जब निर्यात हो जाए माल और दूसरे देश में पहुँच जाए तो सरलता से उसे खोजा जा सके। इसमें व्यापारी का नाम भी कभी कभी अंकित होता है। उसके बाद जब हम ये सारी बातें कर लेते हैं, अब बात आती है, पैकिंग भी हो गई, अब बात आती है इस माल को भेजने की। इस माल को भेजने में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो व्यापारी यदि इसी काम में लग जाएगा तो उसे अपना और काम छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए वो ये सारा काम स्वयं नहीं करता, वो इसके लिए एक प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है जिसका सारा काम क्या होता है, माल को प्राप्त करके विदेश में भेजना होता है आखिर तक। तो ये तो कुछ प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, मतलब जो इसी कार्य को करते हैं, ठीक है, जो हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो उनका कार्य यही होता है कि व्यापारियों के माल को प्राप्त करके उन्हें विदेश भेजने का प्रबंध करना। तो अगर व्यापारी इस काम को करता है तो उसका खर्चा भी बहुत होगा, फिर उसको अपने अन्य कार्य छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए सबसे बढ़िया बात यही है कि एक प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति कर दी जाए। जब प्रेषक प्रतिनिधि की नियुक्ति कर दी जाती है तो ये जो मैंने ये सब लिखे हैं, डिफरेंट 5 के बाद 6 आ रहा है, उसके बीच ये जितने भी हैं ये सब प्रेषक प्रतिनिधि द्वारा किए गए कार्य हैं। देखिए ये 5 नंबर था, 5 के बाद इतनी लाइनें छोड़कर यहाँ 6ठा नंबर आया। इसका मतलब ये जितने भी हैं, ये मैंने आपको अलग दिखाने की कोशिश की है कि ये जितने भी कार्य किए जा रहे हैं ये सब प्रेषक प्रतिनिधि द्वारा किए जा रहे हैं। 1 से लेकर यहाँ पे 12 कार्य यहाँ पे मैंने लिखे हैं। यदि कभी मान लीजिए आ जाए कि प्रेषक प्रतिनिधि के विभिन्न कार्य बताइए तो आप इन कार्यों को भी उसमें लिख सकते हैं। तो प्रेषक प्रतिनिधि का सबसे पहला कार्य होता है माल को छुड़ाकर बंदरगाह पर पहुँचाना। माल को छुड़ाकर बंदरगाह तक पहुँचाना। जब माल एकत्रित हो जाता है, उसकी पैकिंग हो जाती है, उस पर चिन्ह डाल दिए जाते हैं, तो व्यापारी का कार्य होता है कि उस माल को ट्रांसपोर्ट के द्वारा, मान लीजिए ट्रक है या ज़्यादा माल है तो रेलवे के माध्यम से उस माल को उस शहर तक पहुंचाता है जहां पर बंदरगाह होता है। क्योंकि बंदरगाह तो समुद्र के किनारे ही होगा, अब मान लीजिए हर जगह तो समुद्र का किनारा है नहीं, तो इसलिए वो उस माल को अपने जो भी यातायात का साधन इस्तेमाल करता है उसके द्वारा उस माल को बंदरगाह तक, शहर तक, बंदरगाह के शहर तक पहुंचाता है। और वो माल जब वहाँ पहुँच जाता है तो एजेंट माल को छुड़ाकर उसका क्या करता है, माल को रेलवे से छुड़ा लिया या ट्रांसपोर्ट से उठा लिया, क्या करता है फिर उसके बंदरगाह तक पहुंचाने की व्यवस्था करता है कि जहां पर ये से माल शिप द्वारा बाहर विदेश को भेजा जाएगा। जब माल बंदरगाह पर पहुंच जाता है उसके बाद सीमा शुल्क का परमिट प्राप्त करना। अब वो माल को एक जगह रखकर क्या करता है, चुंगी घर जाता है और चुंगी कर अधिकारियों से मिलता है। चुंगी कर अधिकारी उस माल के विवरण के आधार पर, माल के विवरण के आधार पर, जो कि उसमें ये भी विवरण होता है कि ये माल कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचेगा, इसमें माल क्या है, ये सारी चीज़ों को करके क्या है एक आज्ञा पत्र प्राप्त करता है, जिसे मतलब सारा विवरण भरता है और वहाँ से चुंगी कर के जो अधिकारियों को ये सारी विवरण बताता है और वहाँ से गंतव्य स्थान जहाँ पे ये माल जाएगा ये सारी बातें बताकर वहाँ से एक आज्ञा पत्र प्राप्त कर लेता है, उस माल को भेजने की अनुमति प्राप्त कर लेता है, जिसे विदेशी चुंगी घर का परमिट कहते हैं, जिसे विदेशी चुंगी घर का परमिट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार उसको परमिट मिलने के बाद क्या करता है वो, अब वो जहाज का प्रबंध करता है। जब उसको निर्यात की आज्ञा प्राप्त हो जाती है, यहाँ से परमिट मिल जाता है चुंगी कर से, तो वो क्या करता है, जहाज का प्रबंध करता है। अब वो जहाज का प्रबंध करने के लिए भिन्न भिन्न जहाजी कंपनियां होती हैं। ठीक है, जहाजी कंपनियों का मतलब है, मैंने पहले भी बताया था,
ये कंपनियां प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, कुछ सरकारी कंपनियां भी होती हैं जो जहाज का दूसरे देशों में भेजने का कार्य करती हैं। जैसे एरोप्लेन्स में होता है, जैसे जेट एयरवेज है, सहारा है, किंगफिशर है ना, ये अलग अलग है, एयर इंडिया है, ये अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो इसी तरह जहाज की भी कंपनियां होती हैं। अब वो ये देखेगा प्रेषक प्रतिनिधि कि माल को किस जहाज के द्वारा भेजना सही रहेगा। यदि इंडेंट में इस बात का उल्लेख है कि जहाज की इस विशेष जहाज के द्वारा ही माल को भेजा जाए तो उसी के द्वारा माल को भेजा जाता है, अन्यथा वो अन्य जहाज का प्रबंध करता है। वो ये देखता है कि कौन सा जहाज वहाँ जा रहा है या किस जहाज के साथ माल को भेजना ज़्यादा उचित रहता है। ठीक है, वो जहाज का प्रबंध कर देता है। उसके बाद क्या है, जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त करना। अब जो भी किराया है, जो भी शर्तें हैं, उनके होने के बाद जहाजी कंपनी के कप्तान जो भी मतलब जहाज का जब प्रबंध कर लेता है तो उसे जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त करना होता है। तो जहाजी आज्ञा पत्र में क्या है, जब वो जहाजी कंपनियों के अधिकारियों के पास जाता है तो उसे सारे अपने माल का विवरण बताना होता है और ये चुंगी घर का आदेश पत्र ये सब दिखाना होता है। अब इससे क्या होता है, जब वो वहाँ अधिकारियों से इस चीज़ की बात कर लेता है तो जहाजी कंपनी जहाज के कप्तान के नाम एक आदेश पत्र देती है जिसे जहाजी आज्ञा पत्र कहते हैं। जहाजी आज्ञा पत्र ही तो प्राप्त करना है ना हमें। तो जहाजी आज्ञा पत्र जहाजी कंपनी द्वारा जहाज के कप्तान को दिया गया एक आदेश होता है जिसमें यह बताया जाता है कि इनके माल को भेजने की अनुमति प्रदान की जा रही है। उसमें सारे किराए की बातें, सारी शर्तों का भी उल्लेख होता है। तो इस तरह हमें जहाजी आज्ञा पत्र मिल जाएगा। एक बार और समझिए, जहाजी आज्ञा पत्र क्या है, जहाजी कंपनी द्वारा अपने जहाज के कप्तान को माल को लादने या ले जाने का आदेश पत्र होता है जहाजी आज्ञा पत्र। उसके बाद क्या है, अब जैसे जहाजी आज्ञा पत्र जब वो प्राप्त कर लेता है तो इसमें मैंने एक टॉपिक नहीं लिखा है, वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। अब वहाँ से जहाजी आज्ञा पत्र किराया सब तय हो जाता है। यदि किसी कारणवश प्रेषक प्रतिनिधि या व्यापारी माल नहीं भेज पाते हैं, तब भी इस स्थिति में जब जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त हो जाता है, ये तब की बात है, मान लीजिए आप माल नहीं भेज पा रहे, कोई सिचुएशन ऐसी उत्पन्न हो गई कि माल को भेजा नहीं जा सकता, लेकिन जहाजी आज्ञा पत्र तो प्राप्त हो गया है, तो इस स्थिति में भी प्रेषक प्रतिनिधि को किराए की पूर्ति करनी पड़ती है, किराया देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार माल ना भेजने की दशा में यदि किराया देना पड़ता है तो वो मृत भाड़ा कहलाता है, मृत भाड़ा, डेड फ्राइट। ठीक है, क्योंकि माल भेजा नहीं गया, वो किराया हमें फालतू में ही देना पड़ रहा है। ये उस स्थिति में होता है जब जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त हो जाए और माल ना भेजा जाए। जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, अब जहाजी बिल की प्राप्ति होती है हमें। अब जहाजी आज्ञा पत्र जब हमें प्राप्त हो जाता है तो निर्यात कर चुकाने के लिए जहाजी आज्ञा पत्र प्राप्त हो गया। अब प्रेषक प्रतिनिधि निर्यात कर चुकाने के लिए चुंगीगढ़ जाता है और वहाँ से जो है अधिकारियों से आदेश प्राप्त करता है और इसकी एक 2 प्रतियां वो भरते हैं, जो उसकी 2 प्रतियां भरते हैं। कहाँ पर, सॉरी यहाँ पर है हम लोग जहाजी बिल की प्राप्ति के लिए। अब वो जाता है, ये 2 प्रति नहीं भरते, सॉरी, इसकी 3 प्रतियां भरी जाती हैं जहाजी बिल की। जब जहाजी आज्ञा पत्र भर दिया, उसके बाद उन्हें जहाज ने आज्ञा दे दी अपने कप्तान को कि इनका माल लाद दिया जाए, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो आज्ञा प्राप्त हो जाती है तो निर्यात कर चुकाने के लिए चुंगीगढ़ जाता है और जहाजी बिल की 3 प्रतियां भरा जाता है। याद रखिए, मैंने अभी 2 गलत बोल दिया था गलती से, क्योंकि अलग अलग प्रतियां, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। तो जहाजी बिल की 3 प्रतियां भरी जाती हैं जो अलग अलग रंगों की होती हैं। उसमें भी माल का संपूर्ण विवरण लिखा होता है, माल कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। ये अलग अलग रंगों की होती हैं। जहाजी जो बिल है उसकी क्या है, एक माल भेजने की अनुमति होती है। ठीक है, जहाजी बिल माल भेजने की अनुमति होती है। उसमें से एक रसीद तो वो चुंगीगढ़ के अधिकारी अपने पास रख लेते हैं, बाकी की 2 रसीदें प्रेषक प्रतिनिधि को दे देते हैं। उसके बाद है निर्यात कर चुकाना। अब जब हमें जहाजी बिल मिल जाता है, जहाजी बिल एक तरह से निर्यात कर चुकाने के लिए भरा जाता है। जहाजी बिल एक तरह से निर्यात कर, हाँ एक चीज़ और, जहाजी बिल के द्वारा
निर्यात कर का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि उसमें माल का मूल्य सारी बातें लिखी होती हैं। जब वो उसको 2 रसीदें प्राप्त हो जाती हैं तो उन रसीदों के आधार पर वो निर्यात कर चुकाता है, यानी कि निर्यात कर जहाजी बिल के आधार पर चुकाया जाता है। ठीक है, अब वो जो जहाजी बिल प्राप्त किया है यहाँ पर, वो जब निर्यात कर चुका दिया जाता है तो वहाँ के अधिकारी उस पर मुहर लगाते हैं और हस्ताक्षर करके वो प्रेषक प्रतिनिधि को दे देते हैं। ठीक है, हमने निर्यात कर भी चुका दिया। अब आते हैं डॉक चालान प्राप्त करना। डॉक क्या होता है? जहाँ पर जहाज खड़े होते हैं वो स्थान डॉक कहलाता है, वहाँ पर ही माल को लादा जाता है। ऐसा नहीं कि पोर्ट पर लाके उसको बंदरगाह पे लाके लाद रहे हैं, तो वो क्या होता है, अब डॉक चालान, अब माल को आज्ञा प्राप्त हो जाने के बाद और निर्यात कर चुकाने के बाद, जब आज्ञा भी प्राप्त हो गए, निर्यात कर भी चुका दिया, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो है माल को डॉक पर भेजा जाता है। तो माल को डॉक पर भेजा जाता है, इसके लिए वो क्या होता है, जो हमने रसीदें हैं, प्रपत्र हैं, वो सब वहाँ दिखाए जाते हैं और जो डॉक का अधिकारी है उससे ये आदेश प्राप्त करना होता है कि इस माल को जहाज पर भरा जाए। तो इसके लिए 2 प्रति भरी जाती है, इसके लिए 2 प्रति भरी जाती हैं। याद रखना, डॉक चालान के लिए 2 प्रति भरी जाती हैं, और जब 2 प्रति भरी जाती है तो 1 प्रति वो अपने पास रख लेता है और दूसरी प्रति प्रेषक प्रतिनिधि को दे देता है। यानी कि अब इसके द्वारा माल लादने की व्यवस्था की जाती है। जो प्रति मिली है इसके द्वारा माल लादने की व्यवस्था की जाती है। आगे है जहाज पर माल लादना। याद रखना, जहाज पर माल लादा जाएगा। अब डॉक पर माल पहुंच गया है, वहाँ के अधिकारियों ने उसकी स्वीकृति दे दी है, अब माल को जहाज पर लादा जाएगा। तो जहाज पर माल लादने के लिए 3 चीज़ों की बहुत जरूरी है। एक तो जहाजी आज्ञा पत्र, एक जहाजी बिल्टी और एक डॉक चालान। याद रखना, जहाजी आज्ञा पत्र, जहाजी बिल और डॉक चालान की 3 प्रतियां वहाँ दिखानी जरूरी होती हैं, अन्यथा की स्थिति में माल जहाज पर नहीं लादा जाएगा। वहाँ कर्मचारी होते हैं इस कार्य को करने के लिए, जो उस जहाज पर माल को लादते हैं, लेकिन ये जब तक ये 3 प्रतियां नहीं दिखाई जाएंगी, माल को जहाज पर नहीं लादा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब जहाज को माल पर लाद दिया था, फिर तो अब हम क्या, जहाज पर माल लाद दिया, उसके बाद हम आते हैं कप्तान की रसीद। जब जहाज पर माल लद जाता है तो इस माल के लद जाने के पश्चात जो जहाज का कप्तान है वो माल लद जाने की एक रसीद देता है, जिसे कप्तान की रसीद कहते हैं। इसको मैं पिछले चैप्टर में समझा भी चुका हूँ और ये 2 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। माल लद गया जहाज पर, अब उससे एक रसीद प्राप्त होगी, रिसीविंग, वो जहाज कप्तान की रसीद कहलाती है। आगे जहाजी बिल्टी की प्रति। जहाजी बिल्टी की प्रति क्या, कप्तान की रसीद प्राप्त हो जाने के बाद जो प्रतिनिधि है जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाता है, माल लद गया, अब जो उस पर लद गया माल जहाज पर, अब जो प्रेषक प्रतिनिधि है वो जहाज के कंपनी कार्यालय में जाता है और जहाजी बिल्टी के फॉर्म को भरता है। जहाजी बिल्टी के फॉर्म को भरता है और ये जो बिल्टी है जहाज के कप्तान के आधार पर भरी जाती है, जिसमें पैकिंग का भी जिक्र होता है। तो वो यदि चाहे तो वो पैकिंग को अगंदीय सही लिखवा सकता है, इसके लिए क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरना पड़ता है। अब जो जहाजी बिल्टी के लिए कप्तान की रसीद के आधार पर बनी जाती है, इसकी 3 प्रतियों में इसको बनाया जाता है और वहाँ से जहाजी बिल्टी उसको प्राप्त हो जाती है। अब जहाजी बिल्टी उसको प्राप्त हो गई है, अब रास्ते के जोखिम के बचने के लिए, रास्ते के जोखिम से बचने के लिए वो माल का सामुद्रिक बीमा कराना अनिवार्य होता है। माल का सामुद्रिक बीमा कराता है, जिससे माल को क्षतिपूर्ति की क्षति हो जाती है तो उसकी पूर्ति की जा सके। याद रखना, इसमें बीमा जो कराया जाता है ये अनिवार्य होता है, सामुद्रिक बीमा कराना। आगे है फिर निर्यातक को सूचना देना। अब जब प्रेषक प्रतिनिधि ने सब ये माल वाल भिजवा दिया, ये सब कुछ हो गया, अब वो निर्यातक को इस बात की सूचना देता है। अब प्रेषक प्रतिनिधि अपने कार्यों की, अपने द्वारा किए गए व्ययों की और अपने कमीशन की इसकी सूचना देता है और जितने भी आवश्यक प्रपत्र उसको प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा आगे माल छुड़ाया जाएगा, वो सारे के सारे प्रपत्र निर्यातक के पास भेज देता है और यहाँ पर प्रेषक प्रतिनिधि का कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद निर्यातक का कार्य चालू होता है। अब क्या करता है निर्यातक द्वारा बीजक तैयार करना।
प्रेषक प्रतिनिधि के द्वारा प्राप्त हुए खर्चों का विवरण, उसका कमीशन, माल का मूल्य, ये सारी बातें प्राप्त हो जाने के बाद निर्यातक उस माल का एक बीजक तैयार करता है और आयातक को सूचना देता है, और इसकी आयातक को सूचना देता है। अब जब आयातक को सूचना देता है तो जितने भी ये विवरण प्राप्त हुए हैं, जितने भी प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, उस सूचना के साथ ये सारे प्रपत्रों को भेजा जाता है। ये प्रपत्र बैंक के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं या डायरेक्ट किसी डाक के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। तो ये सारे प्रपत्र इसलिए भेजे जाते हैं क्योंकि इन्हीं प्रपत्रों के माध्यम से आयातक अपने देश में उस माल को छुड़ा पाएगा। तो ये या तो डाक से भेज सकते हैं यदि वो पुराने ग्राहक हैं आपस में, या उसको बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए भेज सकते हैं। जब प्रपत्रों को भेज दिया जाता है, आयातक को सूचना भी दे दी जाती है, इसके साथ साथ फिर माल के मूल्य का भुगतान हो जाता है। फिर माल के मूल्य का इसमें भुगतान हो जाता है। और मैंने बताया पिछले टॉपिक में मैंने विदेशी व्यापार में भुगतान की विभिन्न विधियां भी बताई थी, उनमें से किसी विधि के द्वारा उस माल का भुगतान हो जाता है। तो देखिए ये एक पूरा टॉपिक था, इतना बड़ा टॉपिक है ये, इसमें शॉर्ट हम कर ही नहीं सकते हैं, छोटा छोटा हमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लिखना ही पड़ेगा। और ये पूरा प्रोसेस हमें ऐसा नहीं कि हम बीच में से कोई प्रोसेस छोड़ दें, तो हमें हेडिंग तो पूरी ही याद होनी चाहिए, उसका बीच में आप इसको थोड़ा थोड़ा याद करके इसकी तैयारी जरूर करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आयात व्यापार के प्रोसीजर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।